नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सप्ताह के नगरीय जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सप्ताह को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य की। महत्वपूर्ण जानकारी है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, सारी परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल यहां से बनते हैं। तो आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य की यदि बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य दोस्तों यदि हम बात करें तो मैं कई जानकारियां आपको दे चुका हूं, जिससे आप सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका मुख्य व्यवसाय जो था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार और वाणिज्य, जबकि कृषि इनकी आजीविका का एक आधार थी, एक साधन थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो लोथल था, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। लोथल से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, डॉक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, डॉक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इस बंदरगाह से, इस डॉक यार्ड से, इस गोदीबाड़ा से हम क्या करते थे? पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करते थे। और यही जो गोदीबाड़ा है, जो बंदरगाह है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी संरचना थी। मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार और वाणिज्य। लोथल से हमको बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां से ये जो लोग थे वो क्या करते थे? पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करते थे। उसके बाद दोस्तों, जो व्यापार था, व्यापार का जो आधार था, व्यापार किससे किया जाता था? व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। व्यापार किसके माध्यम से होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, वस्तु विनिमय के द्वारा हम व्यापार करते थे, से होता था। व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार में, ये ध्यान रखना है आपको, व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। कॉइन्स आर नॉट अलाउडेड। व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार में किनका प्रयोग नहीं होता था? सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में प्रयोग किया जाता था
सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। यहाँ का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है और उस बंदरगाह के माध्यम से हम पश्चिमी एशिया के देशों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। उसके बाद यदि आगे मैं बात करता हूं, आगे यदि मैं बात करता हूं व्यापार की, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार था। विभिन्न वस्तुएं निम्न निम्न स्थानों से मंगाई जाती थी। तो एक सारणी के द्वारा हमको याद करना है कि कौन सी वस्तुएं कहां से मंगाई जाती थी। तो एक तरफ हमें लिखना है आयात की जाने वाली वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं। एक तरफ आपको याद रखना है आयात की जाने वाली वस्तुएं और दूसरी तरफ आपको याद रखना है स्थान। इसमें से दोस्तों सवाल आता है व्यापार और वाणिज्य में सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी वस्तुएं कहां कहां से आयात की जाती थी, तो यदि मैं बात करूं टिन और चांदी, टिन और चांदी, टिन और चांदी जो आयात की जाती थी ये की जाती थी दोस्तों कहां से, ईरान से और अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से टिन और चांदी। दूसरा है तांबा, तांबा दोस्तों खेतड़ी की खानों से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रसिद्ध है खेतड़ी की खाने। तांबा कहां से आयात किया जाता था, खेतड़ी, और खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू में और ये पड़ता है राजस्थान में। तो तांबा आयात किया जाता था कहां से, खेतड़ी झुंझुनू से। तीसरी में बात करता हूं सोना, सोना गोल्ड, सोना आयात किया जाता था ईरान से, अफगानिस्तान से, ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से जो स्थान है दोस्तों उसका नाम है कर्नाटक। आपको एक स्थान का नाम याद रखना है जिसका नाम है कर्नाटक। तो ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में भी क्या, कर्नाटक, यहां से आयात किया जाता था क्या, सोना। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि और हरित मणि, लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि और हरित मणि, लाजवर्द मणि और हरित मणि ये की जाती थी बदखसा। और दोस्तों बदखसा है अफगानिस्तान में। ये कहां से आयात की जाती थी, बदखसा, और बदखसा है अफगानिस्तान। बदखसा अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि और हरित मणि आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। अगर हरित मणि पूछे या आपसे पूछे नील रत्न, नील रत्न, तो लाजवर्द मणि, हरित मणि और नील रत्न ये आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। और कहां से आयात की जाती थी, बदखसा अफगानिस्तान से। उसके बाद है सेल खड़ी। तो जो सेल खड़ी थी, सेल खड़ी एक पत्थर हुआ करता था। मोहरे जो बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो सर्वाधिक मात्रा में किसकी बनती थी, सेल खड़ी की। तो सेल खड़ी आयात दोस्तों की जाती थी, सेल खड़ी आयात की जाती थी बलूचिस्तान और राजस्थान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और राजस्थान, यहां से आयात की जाती थी सेल खड़ी। तो देखो आयात की जाने वाली वस्तुएं और स्थान, टिन और चांदी ये आयात की जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा आयात किया जाता था खेतड़ी झुंझुनू से। सोना आयात किया जाता था ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण रूप से है कर्नाटक। लाजवर्द मणि, हरित मणि और नील रत्न ये आयात किए जाते थे बदखसा अफगानिस्तान से। और सेल खड़ी ये आयात की जाती थी बलूचिस्तान और राजस्थान से। इसके बाद यदि हम बात करें शिलाजीत, और शिलाजीत आयात किया जाता था हिमालय क्षेत्र से। शिलाजीत
और शिलाजीत कहां से? हिमालयी क्षेत्र। दोस्तों ये महत्वपूर्ण आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं और स्थान हैं, ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। आयात की आपसे पूछेगा, इनमें से कोई सा भी आपको दे सकता है कि नील रत्न, लाजवर्द मणि और हरित मणि कहां से आयात की जाती थी, सेल कड़ी कहां से आयात की जाती थी, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों, सेल खड़ी आयात की जाती थी बलूचिस्तान से और राजस्थान से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, लाजवर्द मणि, हरित मणि और नील रत्न ये बदखसा अफगानिस्तान से, सोना आयात किया जाता था ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, तांबा आयात किया जाता था खेतड़ी से और टिन और चांदी आयात की जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से। इसके बाद दोस्तों जो व्यापार होता था, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां से व्यापार होता था। पहला है मेलुहा, आपको 3 जगह याद रखनी है। पहला याद रखना है मेलुहा, दूसरा आपको याद रखना है दिलमुन और तीसरा आपको याद रखना है माकन। ये 3 क्षेत्र थे जहां से सर्वाधिक व्यापार होता था। मेलुहा, मेलुहा का समीकरण बैठाया गया है दोस्तों, मेलुहा को कहा गया सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश को कहा गया था क्या? मेलुहा। दिलमुन को कहा गया था बहरीन, क्या कहा गया था? बहरीन कहा गया था। और माकन को कहा गया था ओमान। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेलुहा का समीकरण कहां से बैठाया गया है, तो सिंध प्रदेश को कहा गया था मेलुहा, बहरीन को कहा गया था दिलमुन और माकन को कहा गया था ओमान। आपको ध्यान रखना है मेलुहा का एक नाम और है, मेलुहा को कहा गया है नाविकों का देश। आपसे पूछेगा कि किस स्थान को नाविकों का देश कहा गया, तो मेलुहा को कहा गया था नाविकों का देश, नाविकों का देश कहा गया था। किसको? नाविकों का देश कहा गया था मेलुहा को। दिलमुन का समीकरण था बहरीन से और माकन का समीकरण था दोस्तों कहां से? ओमान से। ये आपको याद रखने हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। व्यापार के बाद आगे यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की, यदि हम धातु के बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर धातु की बारे में बात की जाए तो देखिए दोस्तों, धातु के बारे में बात की जाए तो पहली बात तो आपको याद ये रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? पहली सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरी आपको याद रखना है कि जो यहाँ के लोग थे वो सर्वाधिक मात्रा में जिस धातु का प्रयोग करते थे उस धातु का नाम था तांबा। तो सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग करते थे? तांबे का प्रयोग। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ के लोग प्रयोग करते थे किसका? तांबे का। ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन कांसे का प्रयोग ज्यादा नहीं हुआ था। यहाँ के लोग किसका प्रयोग करते थे? सर्वाधिक मात्रा में यहाँ के लोग प्रयोग करते थे तांबे का। ये लोग क्या करते थे? तांबा में टिन मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा। तो ये मिश्र धातु का भी प्रयोग करते थे। इन लोगों को मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी थी, मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी, इन लोगों को मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी थी। ये तांबे में टिन मिलाकर, किसमें? तांबे में क्या मिलाकर? टिन। तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तांबे में टिन मिलाकर क्या तैयार करते थे? कांसा। ये लोग जो थे वो तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। कहा जाता है कि तांबा और जो टिन का अनुपात हुआ करता था, यानी ये लोग मिश्र धातु के बारे में जानते थे। मिश्र धातु इनकी कौन सी थी? तांबा और टिन। ये तांबे में टिन मिलाकर किसका प्रयोग करते थे? कांसा बनाते थे। और तांबे और टिन का अनुपात होता था 9:1। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो ध्यान रखना इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ये सभ्यता
कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। अब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। इनका अनुपात था 9:1, तो लोहे की जानकारी नहीं थी। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ना ही इन लोगों को तलवार की जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार की जानकारी भी नहीं थी। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही ये लोग तलवार से परिचित थे। इनका जो प्रमुख उद्योग था, यदि प्रमुख उद्योग की बात करें तो इनका प्रमुख उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। यूनानी लोग इस कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। मोहनजोदड़ो से भी हमें किसका कपड़ा प्राप्त हुआ था? सूती कपड़ा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग। इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार एवं वाणिज्य। ये विदेशी व्यापार भी किया करते थे। पश्चिमी एशिया के साथ ये लोग लोथल के बंदरगाह से इनके व्यापारिक संबंध थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कहां-कहां से ये कौन-कौन सी वस्तुएं आयात किया करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन इस सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया था। यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी और ना ही ये लोग तलवार से परिचित थे। इसके बाद यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के माप तोल की बात करें कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, तो यदि मैं माप तोल की बात करूं तो माप तोल की यदि बात की जाए तो पहली बात तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप तोल का ज्ञान था। इनको क्या था? ये वस्तुओं को मापना जानते थे, तोलना जानते थे। इनको माप तोल का ज्ञान था। ये जो लोग थे वो वस्तुओं के मापन में किसका प्रयोग करते थे? सोले के गुणक का प्रयोग। जैसे आप प्रयोग करते हो ग्राम, किलो, टन, उसी प्रकार ये लोग माप तोल में सोले के गुणक का प्रयोग करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका प्रयोग करते थे? माप तोल में सोले के गुणक का प्रयोग करते थे। इनको माप तोल का ज्ञान था। माप तोल में सोले के गुणक का प्रयोग करते थे ये लोग। और ये जो था सोले का गुणक, ये जो इनकी माप तोल की पद्धति थी, ये माप तोल की पद्धति किस पर आधारित थी? दशमलव पर। दशमलव पर आधारित माप तोल का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यदि माप तोल के बारे में और जानकारी प्राप्त की जाए तो मोहनजोदड़ो से हमको एक साक्ष्य प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से सीप का बना, मोहनजोदड़ो से सीप का बना स्केल, पैमाना। मोहनजोदड़ो से सीप का बना क्या प्राप्त हुआ था? स्केल। और यही स्केल या पैमाना किसके बारे में जानकारी देता है हमको? माप तोल के बारे में। और जो लोथल था, लोथल से हमें क्या मिला है? हाथी दांत का बना, लोथल से हाथी दांत का बना स्केल या पैमाना प्राप्त हुआ। हाथी दांत का बना, लोथल से हाथी दांत का बना स्केल या पैमाना प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप तोल की जानकारी थी। ये लोग सोले के गुणक का प्रयोग करते थे, मतलब सोले के अनुपात में इनके जो बांट थे वो सोले के अनुपात में थे। सोले के गुणकों का ये प्रयोग करते थे। ये जो पद्धति थी इनकी माप तोल की, ये दशमलव पर आधारित थी। मोहनजोदड़ो से हमको सीप का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ था और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ क्या प्राप्त हुआ था? पैमाना या स्केल प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य, सिंधु घाटी सभ्यता की धातु और सिंधु घाटी सभ्यता का माप तोल। इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियां
याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में आपको इनके माप तोल के बारे में, इनकी धातुओं के बारे में, इनके व्यापार के बारे में, ये सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ये दूसरे लोगों के साथ भी व्यापार करते थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यदि ये लोग व्यापार करते थे तो मैंने आपको बताया था कि व्यापार जो था ये व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, सिक्कों का ये प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई हैं, इन मोहरों से हमको व्यापार के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें, यहां से दोस्तों सवाल कई बार पूछा गया है, आपको मोहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सिंधु सभ्यता की मोहरें, सिंधु सभ्यता की मोहरें। देखिए सिंधु सभ्यता की मोहरों के बारे में यदि पूछा जाए तो यहां से दोस्तों कई सवाल बनते हैं। उन सारे सवालों का हल, उनका उत्तर खोजने का हम प्रयास करते हैं। जितने भी सवाल बनते हैं कहां से, मोहरों से। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई, मैक्सिमम सर्वाधिक मोहरें, पहला सवाल बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई, तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी सर्वाधिक मोहरें। दूसरा यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख का मतलब होता है अशोक जब आएगा मौर्य वंश का शासक, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख का मतलब होता है कि मोहरों पर कुछ चित्रण किया गया था, कुछ लिखा गया था। तो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई, तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बेलनाकार मोहर कहां से प्राप्त हुई थी, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर दोस्तों प्राप्त हुई थी कहां से, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुई थी, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। यदि आपसे पूछा जाए कि फारस की मोहर कहां से प्राप्त हुई थी, फारस की मोहर, क्योंकि हम लोथल से क्या करते थे, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, तो फारस की मोहर दोस्तों प्राप्त हुई थी कहां से, लोथल से। चार महत्वपूर्ण जानकारियां, सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई थी कालीबंगा से, फारस की मोहरें प्राप्त हुई थी लोथल से। फिर आपसे पूछेगा मोहरों का आकार। अगर आकार की बात करें तो दोस्तों मोहरें हमको वर्गाकार भी मिली हैं, मोहरें आयताकार भी मिली हैं, यहां से वर्गाकार मोहरें मिली हैं, आयताकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। लेकिन पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें किस आकार की हैं, तो मोहरें जो हैं, सर्वाधिक मोहरों का जो आकार है वो है वर्गाकार। तो वर्गाकार आकार की मोहरें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मोहरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था, तो मोहरों के निर्माण में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था सेल खड़ी का। तो सर्वाधिक मात्रा में मोहरें किस सेल खड़ी पत्थर था, तो सेल खड़ी या एस्टेटाइट। सर्वाधिक मोहरें किसकी प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं सेल खड़ी की या एस्टेटाइट की। तो मोहरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। मोहरें जो थी वो वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार प्राप्त हुई थी, लेकिन सर्वाधिक मोहरों का आकार क्या था, वर्गाकार। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मोहरों पर सर्वाधिक मात्रा में किसका अंकन किया गया था, तो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन, यदि मोहरों पर
सर्वाधिक अंकन की बात करें तो मोहरों पर दोस्तों सर्वाधिक अंकन किया गया था एक सरंगी पशु का। किसका किया गया था? एक सरंगी पशु। एक सरंगी पशु या इसे कहते हैं बिना कुबड़ वाला सांड। एक सरंगी पशु या बिना कुबड़ वाला सांड, इसका सर्वाधिक मात्रा में इन मोहरों पर क्या किया गया था? अंकन किया गया था। अगर वृक्ष पूछा जाए तो इन मोहरों पर सर्वाधिक मात्रा में जिस वृक्ष का चित्रण किया गया था उसका नाम था पीपल। तो सर्वाधिक मात्रा में जो अंकन हुआ है, जो चित्रण हुआ है, वो एक सरंगी पशु का हुआ है या बिना कुबड़ वाले बैल का हुआ है या सांड का हुआ है। बिना कुबड़ वाले बैल या सांड का सर्वाधिक मात्रा में क्या हुआ है? चित्रण हुआ है, अंकन हुआ है। और वृक्ष पूछा जाए तो वृक्ष है दोस्तों आपका कौन सा? पीपल। तो ये महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपके। पहला, सर्वाधिक मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली है हड़प्पा से। बेलनाकार मोहर मिली है कालीबंगा से। फारस की मोहर मिली है लोथल से। मोहरों का आकार सर्वाधिक मात्रा में जो मोहरें मिली है वर्गाकार आकार की मिली है। इनके निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था सेलखड़ी या एस्टेटाइट का। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किया गया था एक सरंगी पशु का या बिना कुबड़ वाले बैल का, और वृक्ष का किया गया था पीपल का। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के बारे में संपूर्ण जानकारी एक साथ मैंने आपको दे दी है। यहां से सवाल बनता है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि लिपि की बात करूं दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इतिहास का जब काल विभाजन होता है तो इतिहास को हम बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की विशेषता यह थी कि इस काल की लिपि नहीं प्राप्त हुई थी, ना ही इस लिपि को हम पढ़ पाए थे। इस कारण प्रागैतिहासिक काल का कोई साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में स्थिति यह आई कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिली थी, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसमें शामिल किया जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्ट्री में। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। सिंधु सभ्यता जो है वो किस काल की सभ्यता है? सिंधु सभ्यता दोस्तों है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल की यह विशेषता थी कि इस काल की लिपि तो मिली। आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता यह थी कि इस काल की लिपि तो मिली, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि तो मिली थी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। तो वही बात है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली थी, लेकिन आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया भी गया था 1925 ईस्वी में, 1925 में वेडेन महोदय के द्वारा, लेकिन वो असफल रहे। अब सवाल ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो आपको याद रखना होगा, सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, सिंधु सभ्यता की लिपि को, सिंधु सभ्यता की लिपि को, सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? वेडेन महोदय द्वारा, वेडेन महोदय द्वारा किया गया। वेडेन महोदय द्वारा किया गया। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया गया था वेडेन महोदय द्वारा,
वेडेन महोदय भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाए, ये क्या रहे, असफल रहे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो प्राप्त हुई थी, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले 1925 ईस्वी में किया भी गया था वेडेन महोदय के द्वारा, लेकिन वो असफल रहे। अब यदि हम इस लिपि की बात करें कि ये लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी कुछ इस प्रकार लिखी जाती थी। इस लिपि को कहा जाता है दोस्तों पिक्टोग्राफिक लिपि। क्या कहा जाता है, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक लिपि का मतलब यह होता है कि इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, केवल उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लिखा होगा। इसी कारण इसी पिक्टोग्राफिक लिपि को दोस्तों कहा जाता है भावात्मक लिपि। इसी पिक्टोग्राफिक लिपि को क्या कहा जाता है, भावात्मक लिपि। इसी लिपि को दोस्तों कहा जाता है, ये एक ऐसी आकृति बन रही है सर्पिलाकार, तो इसी लिपि को कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि। क्या कहा जाता है, सर्पिलाकार लिपि। इसी लिपि को कहा जाता है दोस्तों गौमूत्री लिपि। जब गाय मूत्र का विसर्जन करती है तो कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाती है, तो इस लिपि को क्या कहते हैं, गौमूत्री लिपि। इसी लिपि को दोस्तों कहा जाता है बुरुस्टोफेडन लिपि। बुरुस्टोफेडन लिपि। इसी लिपि को कहा जाता है क्या, बुरुस्टोफेडन लिपि। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस लिपि को पिक्टोग्राफिक या भावात्मक लिपि कहा जाता है, सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, गौमूत्र लिपि कहा जाता है और बुरुस्टोफेडन लिपि कहा जाता है। ये जो लिपि है, इस लिपि को हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखते हैं। तो इस लिपि को कैसे लिखा जाता है, इस लिपि को लिखा जाता है दाएं से बाएं। एक बार हम कैसे लिखेंगे, दाएं से बाएं, और फिर इस लिपि को हम लिखेंगे बाएं से दाएं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। देखिए दोस्तों, दो प्रकार की लिपि होती हैं। एक लिपि होती है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि होती है, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि की विशेषता है, ये लिपि हमेशा कैसे लिखी जाएगी, बाएं से दाएं, मतलब ब्राह्मी बाएं से दाएं। और एक लिपि होती है दोस्तों खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का उल्टा हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि लिखी जाएगी बाएं से दाएं और खरोष्टी लिखी जाती है दाएं से बाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से, ये लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, या फिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अगर आपसे पूछे कि अगर बाएं से दाएं है तो कौन सी होगी, ये ब्राह्मी, दाएं से बाएं कौन सी होगी, खरोष्टी। इन दोनों का मिश्रण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। ये लिपि लिखी जाती है दोस्तों बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस लिपि में जो मूल चिन्ह है, जो मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों कितने, 52। कई पुस्तकों में यह भी मिल सकता है आपको 64, दोनों ही सही है। तो इस लिपि में मूल चिन्ह कितने प्राप्त हुए हैं, 52 या 64 प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुल चित्राक्षर कितने हैं, तो यदि चित्राक्षरों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में मूल चिन्ह तो 52 है, मूल चिन्ह 52 है, और जो चित्राक्षर है वो 250 से लेकर और 400 के मध्य है। सर्वाधिक मात्रा में जो चिन्ह मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में जो सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह था वो था मछली का। इंपॉर्टेंट है, इस लिपि में सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह, सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह किसका था, सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह था दोस्तों वो था मछली का। आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये लिपि जो थी वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में मूल चिन्ह मिले हैं 52 या 64। चित्राक्षर इसमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों 250 से लेकर 400, और सबसे ज्यादा जो प्रचलित चिन्ह प्रचलित चिन्ह है वह है दोस्तों किसका, मछली का। और इसको पढ़ने का प्रयास किया था वेडेन महोदय ने, लेकिन वो असफल रहे थे। सॉरी।
तो दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। हमने दोस्तों बात की है सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य की, उसके बाद हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्प एवं धातु की, उसके बाद हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की 3 स्थितियां थी। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका क्रमिक विकास हुआ है, एक का एक या अचानक विकास नहीं हुआ है, इसका क्रमिक विकास हुआ था और 3 चरणों में विकास हुआ था। पहला चरण को कहा गया था परवर्ती हड़प्पा, दूसरे चरण को कहा गया था विकसित हड़प्पा, पहले चरण को कहा गया था पूर्व हड़प्पा, दूसरे को कहा गया था विकसित और तीसरे को कहा गया था परवर्ती हड़प्पा। मतलब 3 चरणों में इस सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। कहा जाता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर और 1900 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकास हुआ था, यह इसका चरम काल था। इसके बाद 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। दोस्तों यहां एक बात आई है, पतन। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 400 से लेकर 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी, लेकिन ऐसे वो कौन से कारण रहे होंगे जिससे 500 वर्षों तक अस्तित्व में रहने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तो अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई समाज हो, कोई सभ्यता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई देश हो, उसके पतन का कारण एक नहीं होता। कोई तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन पतन के कारण एक से अधिक होते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण भी अनेक थे। अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए थे। अब हम यहां दृष्टि डालते हैं कि किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको यह लिखकर देगा कि किस विद्वान के अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो यह हम बात करते हैं कि किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया है। देखिए, एक तरफ हमको लिखना है विद्वान और दूसरी तरफ हमको लिखना है पतन का कारण। मतलब साफ है कि किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था, पतन। दोस्तों ये वही आर्य है जो आगे चलकर वैदिक सभ्यता के निर्माता कहलाएंगे। कहीं तक यह कथन सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की दूसरी जो प्राचीन सभ्यता आई थी वो कौन सी सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता के निर्माता माना जाता है आर्यों को। तो इन दोनों विद्वानों के अनुसार, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था आर्यों का आक्रमण। उसके बाद दोस्तों आते हैं विद्वान सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव। इन्होंने बताया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी की घाटी में विकसित हुई थी उस नदी में बाढ़ आ गई थी, यानी सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। किसके अनुसार, मार्शल, मैके और राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था क्या, बाढ़। लेकिन दोस्तों सर जॉन मार्शल एक कारण और बताते हैं कि बाढ़ हो सकता है कि इनका पतन बाढ़ के कारण हुआ है, लेकिन ये एक कारण और बताते हैं सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रशासनिक स्थिति थी वो प्रशासनिक स्थिति कमजोर पड़ गई थी, शिथिल पड़ गई थी। इस कारण यहाँ के जो लोग थे आपस में उनमें लड़ाइयां हुई और आपस में वो लड़ के मर गए थे। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, पतन। तो सर जॉन मार्शल ने क्या बताया है, एक तो बताया है बाढ़ और दूसरा कारण इन्होंने बताया है प्रशासनिक शिथिल था। उसके बाद यदि मैं अगली बात करूं तो दो विद्वान आते हैं दोस्तों, एक का नाम है ऑरेल स्टाइन और एक का नाम है अमलानंद घोष। ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, ए घोष, ये वही हैं जिन्होंने कालीबंगा को खोजा था। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ये बताते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो हुआ है किसके कारण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण। या तो अधिक गर्मी पड़ने लग गई थी या अधिक सर्दी पड़ने लग गई थी। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलवायु थी, जिस जलवायु में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे थे उसमें परिवर्तन आ गया था। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। किसके अनुसार, यह है ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष के अनुसार। उसके बाद दोस्तों फेयर सर्विस और रफीक मुगल, दो विद्वान आते हैं, फेयर सर्विस और रफीक मुगल। इन्होंने कहा है फेयर सर्विस और रफीक मुगल, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस और रफीक मुगल। फेयर सर्विस और रफीक मुगल ने दोस्तों बताया है जो इकोसिस्टम था, जो पारिस्थितिकी थी उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया और इसी पारिस्थितिकी है असंतुलन के कारण इकोसिस्टम जो था वो गड़बड़ा गया था। तो पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण, पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों क्या हो गया था, पतन। इसके बाद दोस्तों जो सर्वाधिक मान्य है, जिसको सर्वाधिक रूप से माना जाता है, वह है दोस्तों एक विद्वान थे जिनका नाम था यू आर कैनेडी। इनका नाम था दोस्तों क्या, यू आर कैनेडी। यू आर कैनेडी ने एक बात कही थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है यू आर कैनेडी के अनुसार, उसका दोस्तों कारण था प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक महामारी। और इस दोस्तों महामारी को उन्होंने नाम दिया था कि एक बहुत ही बड़े स्तर पर क्या फैल गया था, मलेरिया। यहां से दोस्तों जो कंकाल तंत्र प्राप्त हुए थे उन कंकाल तंत्रों का अध्ययन किया था यू आर कैनेडी ने, और उन कंकाल तंत्रों का अध्ययन करके इन्होंने एक बात बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो प्राकृतिक महामारी के फैल जाने के कारण हुआ है, मलेरिया के फैल जाने के कारण हुआ है। और कहीं ना कहीं इस मत को सर्वाधिक रूप से माना गया है। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। अब जब सवाल पूछेगा आपसे तो इसी प्रकार सवाल पूछे जाएंगे। एक तरफ विद्वान याद रखने, आपको किस विद्वान ने कौन कौन सा पतन का कारण बताया। जैसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने बताया दोस्तों आर्यों का आक्रमण हो गया था। मार्शल, मैके और राव ने बताया था बाढ़ आ गई थी। सर जॉन मार्शल ने बताया कि प्रशासनिक शिथिलता कारण पतन हो गया था। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने बताया था दोस्तों क्या, जलवायु परिवर्तन हो गया था। फेयर सर्विस और रफीक मुगल ने बताया था पारिस्थितिकीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इकोसिस्टम गड़बड़ा गया था जिससे सभ्यता का पतन हुआ है। और अंत में यू आर कैनेडी ने बताया था कि एक प्राकृतिक महामारी फैल गई थी, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, मलेरिया। जैसे इस बार हमको पता है दोस्तों वर्तमान में हम भी एक वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रहे हैं। यदि कोरोना इतने बड़े लेवल पर फैल जाए कि इस संपूर्ण सभ्यता का पतन कर जाए तो आने वाली सभ्यता, जो भी नई सभ्यता आएगी,
वो हमारे बारे में जानकारी प्राप्त करेगी तो हमारी सभ्यता के पतन का कारण भी क्या बन सकता है, कोरोना। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या बना था, मलेरिया। दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हमने निम्न जानकारियां प्राप्त की हैं सब इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था लोथल से ये लोग पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, सिक्कों का प्रयोग व्यापार में नहीं किया गया था, व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी, कहां से ये कौन कौन सी वस्तुएं आयात करते थे, ये सारणी आपको याद रखनी है। टिन और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, तांबा खेतड़ी झुंझुनू से करते थे, सोना ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक से करते थे, लाजवर्द मणि, हरित मणि और नील रत्न ये करते थे बदखसा अफगानिस्तान से, सेल खड़ी करते थे बलूचिस्तान से और राजस्थान से, शिलाजीत करते थे हिमालयी क्षेत्र से। ये वस्तुएं आपको याद रखनी पड़ेंगी और ये कहां कहां से आयात की जाती थी उन स्थानों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 जगह आपको याद रखनी है, मेलुहा, दिलमुन और माकन। मेलुहा का समीकरण बैठाया जाता है सिंध प्रदेश से और इसी मेलुहा को कहा जाता था नाविकों का देश। दिलमुन का समीकरण बैठाया जाता है बहरीन द्वीप से और माकन का समीकरण बैठाया जाता है ओमान से। तो व्यापार में आपको ये 3 जगह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको धातु के बारे में बताया था। धातु के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सभ्यता थी ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन ये लोग सर्वाधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग करते थे। इन लोगों को मिश्र धातु के बारे में जानकारी थी। ये तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा। तांबा और टिन का अनुपात हुआ करता था 9:1। लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ना ही इन लोगों को तलवार की जानकारी थी। फिर मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का मापतोल। सिंधु घाटी सभ्यता के मापतोल, इन लोगों को मापतोल का ज्ञान था। ये लोग 16 के गुणक का प्रयोग करते थे, 16 के गुणक का प्रयोग करते थे और इनकी जो मापतोल प्रणाली थी वो दशमलव पर आधारित थी। इसकी जानकारी मिलती है हमको मोहनजोदड़ो से और लोथल से। क्यों? क्योंकि हमको मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ था और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के माप तोल के बारे में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की। बहुत ही बेहतरीन सवाल बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों से। सारे सवाल हमने आपको बता दिए हैं। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। फारस की मोहर प्राप्त हुई थी लोथल से। मोहरों के आकार में सर्वाधिक वर्गाकार आकार की मोहरें प्राप्त हुई थी। मोहरों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में सेल खड़ी या एस्टेटाइट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मोहरों पर जो सर्वाधिक अंकन मिलता है वो मिलता है एक सरंगी पशु का या बिना कुबड़ वाले सांड का या बैल का। अगर वृक्ष पूछता है तो वृक्ष में आएगा कौन सा? पीपल। सर्वाधिक मात्रा में किस वृक्ष का अंकन हुआ था मोहरों पर? पीपल का हुआ था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता ये रही थी कि इस काल में लिपि तो मिली थी लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। इसको पढ़ने में सबसे पहले प्रयास किया भी गया था 1925 में वेडन महोदय ने, लेकिन वो असफल रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, इस लिपि को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है। अगर किसी लिपि को आप बाएं से दाएं लिख रहे हैं तो उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाएगा। यदि किसी लिपि को आप दाएं से बाएं लिख रहे हैं तो उसे खरोष्टी लिपि कहा जाएगा। इस लिपि को पिक्टोग्राफिक लिपि कहा जाता है। इस लिपि को भावनात्मक लिपि भी कहा जाता है, भावात्मक लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। इसे गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है। इसे बुरुस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में मूल चिन्ह प्राप्त हुए थे 52 या फिर 64। इस लिपि में
कुल चित्राक्षर प्राप्त हुए थे 250 से लेकर 400 के मध्य। इस लिपि में सबसे ज्यादा जो प्रश्न चिन्ह था वो था मछली का। सुपर इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा जो प्रश्न चिन्ह था वो किसका था, वो था मछली का। फिर हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। तो विभिन्न विद्वानों ने इसके पतन के अलग अलग कारण बताए थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर विलर ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ है। मार्शल मैके और राव ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है इसका कारण है बाढ़। सर जॉन मार्शल ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने इसके पतन का कारण बताया जलवायु परिवर्तन। फेयर सर्विस और डॉक्टर रफीक मुगल ने पतन का कारण बताया था पारिस्थितिकी असंतुलन। और यू.आर. केनेडी ने इसका पतन का कारण बताया था मलेरिया नामक महामारी फैल जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।